हेलो फ्रेंड्स, प्लीज आप कहानी को हाइप करें और अपने प्यार इस कहानी को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और मेरे कहानी को आगे सुनने के लिए मेरे साथ बने रहे। इतना कहने के बाद वो अपना चेहरा लटका लेती है। तभी रचना दरवाजा खुला था तो अंदर आ जाती है और माही को उदास देख उसके बगल में बैठ कहती है, क्या हुआ, तू उदास क्यों है? इस सवाल को सुन माही उसे अपना दुखड़ा बताती है तो रचना अपने धीमे आवाज में कहती है, तुम क्यों ना भैया को सेड्यूस करो। ये सुन माही एक्साइटमेंट के साथ रचना को देख सवाल करती है, कैसे? तो रचना उसके कान में जा उसे बताने लगती है। वही जय दोनों को कानाफूसी करता देख अपने मन में कहता है, मुझे भी बता सकती थी, ऐसे सीक्रेटली बात करने का क्या जरूरत है। वही रचना सब बता देती है तो माही के चेहरे पर मुस्कान छा जाता है। तभी जय अपना मुंह फूला कहता है, तुम दोनों खुद में ही क्या बातें कर रही हो, मुझे भी बताओ कैसे ड्यूस किया जाता है। इस बात पर माही कहती है, मेरा भाई तो एक मौका नहीं छोड़ता होगा तुम्हारे पास आने का, फिर तुम क्या करोगे जानकर। माही के इस बात पर जय का चेहरा लाल हो जाता है। जय के लाल चेहरे को देख दोनों चिढ़ा रहे होते हैं। तभी विराज आ जाता है और स्पेशल डिश टेबल पर रख कहता है, आज संडे है तो तुम तीनों शांति से स्टडी करोगे, कोई गपसप मस्ती मजाक नहीं। इतना कहने के बाद आओ वहां से जाने लगता है। तभी विराज के जाते ही माही कहती है, मुझे इतना खदुश इंसान से ही क्यों प्यार हुआ। ये बात सुन रचना मुस्कुराने लगती है और कहती है, ये सब छोड़ और मिशन में लग जा। जैसे ही रचना ये बात कहती है तो माही रचना को मुस्कुरा कर देखती है, फिर खड़ी हो विराज के रूम जाने लगती है। माही जा रही होती है, वही जय खाते हुए रचना से सवाल करता है, क्या प्लान बनाया है तूने? इस सवाल को सुन रचना उसे बताने लगती है। वही दूसरी तरफ माही विराज के रूम के पास आ रूम का दरवाजा नॉक करती है तो विराज अपना काम करते हुए कहता है, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। ये सुन माही दरवाजा खोल माही रूम के अंदर जाती है और जाते वक्त रूम का दरवाजा बंद कर देती है और अपने कदम विराज की तरफ बढ़ाने लगती है। विराज के पास वो खड़ी हो जाती है, वही विराज उसे ही देख रहा होता है। जैसे ही माही सामने आ खड़ी होती है तो सवाल करता है, क्या हुआ? सवाल सुन माही अपने हाथ को विराज के चेहरे पर ले जाती है और अपने हाथ को विराज के गाल पर रख देती है तो विराज फिर सवाल करता है, ये क्या कर रही हो? सवाल को सुन माही अपने दूसरे हाथ का उंगली विराज के होंठों पर रख देती है और अपने से दिखते आवाज में कहने की कोशिश करती है, कुछ मत कहना। ये सुन विराज बस माही को देखने लगता है। तभी माही अपने अंगूठे से विराज के होंठों पर सेडिक्टिवली अपने अंगूठे को फेरने लगती है और उसके होंठों के करीब जाते हुए कहती है, क्या मैं सेक्सी नहीं हूँ? इस सवाल को सुन विराज कुछ कहता कि तभी माही उसके गोद में उसके चेहरे की तरफ कर बैठ जाती है, पर उसके होंठों को किस नहीं करती है तो विराज उसे बस अपने खामोश नज़र से देखने लगता है। वही माही अपने हाथ को विराज की शोल्डर पर फोल्ड कर देती है और उसके आंखों में देखने लगती है तो विराज उसके आंखों में देख सवाल करता है, तुम मुझे ड्यूस करना चाहती हो? विराज की बातों को सुन माही उसके होंठों पर अपने उंगली को रख कहती है, बहुत बोलते हो आप। माही की हरकतें उसे ड्यूस से अधिक हंसी दिला रही थी। वो उसे शांति से देखने लगता है। तभी माही विराज के गर्दन के करीब जा अपने कोमल होंठों को हल्का टच करती है तो विराज के होंठों से मुस्कान चली जाती है और उसकी सांसें थम सी जाती है। और वो कुछ कहना चाहता था पर माही अपने होंठों को उसके गर्दन पर सटाए अपने पतली उंगलियों को उसके होंठों पर फेरती रहती है, जिससे विराज अब धीरे धीरे बहकने लगता है। वो उसके उंगलियों को प्यार से चूमता है तो माही की सांसें अटक जाती है और वो किस करना बंद कर देती है और विराज की तरफ देखने लगती है। विराज उसके उंगली को अपने मुंह में ले लेता है और लिक करने लगता है। माही विराज को अपने कामुक नज़र से देखने लगती है तो विराज उसके हाथ को पकड़ उसके कोमल हाथों को प्यार से किस करने लगता है, फिर अपने बाहों में भर कहता है, इन सबके के लिए बहुत टाइम है माही, पहले तुम स्टडी पर ध्यान दो। विराज की बातें सुन माही कहती है, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होती हूँ। माही की बातों को सुन विराज उसे बैक पर कर उसके चेहरे पर अपने हाथ को सेडिक्टिवली फेरते हुए कहता है, माही एक बार तुम अपने कदम मेरी तरफ बढ़ा ली तो तुम भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगी और मैं भी तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। ये बात सुन माही को समझ नहीं आता वो क्या कहे, वो बस विराज को देखती रहती है। तभी विराज उसके करीब जाते हुए कहता है, क्या चाहती हो तुम? इस सवाल को सुन माही अपने आंखों को बंद करते हुए कहती है, आपको। जवाब सुन विराज उसके कोमल होंठों के करीब जा कहता है, अच्छे से सोच लो। इस पर माही अपने धीमे आवाज में कहती है, सोच ली। ये सुनते ही विराज उसके होंठों को अपने होंठों में बसा उसे प्यार से चूमने लगता है। उसे प्यार से चूमते हुए वो अपने होंठों को उसके स्तन के पास ले जाता ही और जैसे ही उसके स्तन को छूता है तो वो सिहरसी जाती है। वही विराज उसके होंठों को किस करना बंद कर अपने छुअन का एहसास माही के चेहरे पर देखता है, फिर उसके होंठों को एक बार फिर प्यार से चूमने लगता है।
विराज का किस और छुवन माही को बेचैन कर रहा था। वो अपने हाथ विराज के कंधे पर रख देती है और उसके किस में साथ देने लगती है। तभी विराज अपने हाथ को माही की स्कर्ट के अंदर ले जाता है और पैरों के बीच अपने हाथ ले जा उसे बस छूता है तो माही की आंखें खुल जाती है और वो विराज के हाथ को पकड़ लेती है तो विराज माही के आंखों में देखने लगता है और सवाल करता है, रोकना चाहती हो? सवाल सुन माही अपने हाथ विराज के हाथ से हटा देती है। माही के ऐसा करने से विराज को जवाब मिल गया था पर फिर भी वो माही से दूर हो कहता है, अभी सही वक्त नहीं है। ये सुन माही उदासी से भरे नजर से विराज को देखती है। माही के नजरों को देख विराज अपने हाथ माही के गाल पर ले जा उसके माथे को प्यार से चूम कहता है, मौका और माहौल अभी दोनों ही नहीं है, जब होगा तब मैं खुद पर कंट्रोल नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद अपने हाथ पीछे कर वापस बैठ अपना काम करने लगता है। वही माही उठकर बैठ विराज की तरफ देखने लगती है तो विराज कहता है, मुझे देखना बंद करो और जाकर पढ़ाई करो। ये सुन माही अपने होंठों का पाउट बना लेती है फिर जाने लगती है। वही विराज माही को जाता हुआ देखता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा पर अभी नहीं माही। अपने मन में इतना कह वो अपना काम पर फोकस करने लगता है। वही माही बाहर जाती है तो जय और रचना दोनों ही जानने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। वो जा बैठ जाती है तो रचना सवाल करती है, क्या क्या हुआ अंदर? सवाल सुन माही को किस विराज का छुवन याद आता है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है। वही माही के लाल चेहरे को देख रचना छेड़ने लगती है। वही दूसरी तरफ अमेरिका में मोक्ष को नींद ही नहीं आ रहा था। वो इधर उधर पलटने के बाद उठकर खिड़की के पास जा खड़ा हो जाता है और अनिरुद्ध के साथ जो बातें हुई थी उसके बारे में सोचने लगता है। वही नील के रूम का दरवाजा खुलता है तो नील की आंखें खुल जाती है। तभी उसे अपने तरफ कोई आता हुआ नजर आने लगता है तो वो घबरा जाता है और उठकर चिल्लाने ही वाला था पर तभी उसके होंठों पर कोलिन हाथ रख कहता है, मैं हूँ। ये सुन नील शांत होता है। वही कोलिन रूम का लाइट को अपने हाथ बड़ा जला देता है तो नील कोलिन को देख सवाल करता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नील के सवाल को सुन कोलिन उसके चेहरे पर हाथ रख प्यार से सहलाते हुए कहता है, बस तुम्हें देखने का मन किया। ये सुन नील उसे हैरानी से देखने लगा। वही कोलिन अपने होंठों को नील के होंठों के करीब ले जा कहता है, बहुत वेट किया मॉर्निंग होने का पर मुझसे रहा ही नहीं गया। इतना कहने के बाद वो नील के होंठों को चूमने लगता है। वही नील उसके किस में खो जाता है और कुछ पल बाद उसके किस में उसका साथ देने लगता है। तभी कोलिन उसके हाथ को पकड़ अपने कपड़े के ऊपर से ही लोअर साइड में ले जा मूव करता है तो नील की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है हैरानी से। वही कोलिन उसे किस करना बंद कर नील के रिएक्शन को देखता है। फिर उसके हाथ को छोड़ अपने हाथ को उसके कमर पर ले जा उसके टी शर्ट को पकड़ अपने सेडिक्टिव आवाज में कहता है, मुझसे और कंट्रोल नहीं होगा। इतना कहने के बाद वो नील की टी शर्ट को निकाल देता है और उसके शरीर को किस करने लगता है पर तभी उसे नील रोक देता है और कहता है, तुम मुझसे प्यार करते हो तो वो लड़की के साथ क्यों थे? सवाल सुन कोलिन कहता है, वो लड़की मेरे पीछे पड़ी है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम थोड़ी देर और रुकते तो देखते, मैं उसे खुद से दूर कर दिया था। ये सुन नील आगे कुछ नहीं कहता है। तभी कोलिन वापस से उसके होंठों के करीब जा कहता है, तुम्हें जवाब मिल गया ना, अब मुझे मत रोकना। इतना कहने के बाद उसके होंठों को चूमने लगता है। उसके होंठों को चूमते हुए वो उसके शरीर के पास आ उसके शरीर को चूमने लगता है तो नील की भी आंखें बंद हो जाती है और वो कोलिन के किस को महसूस करने लगता है। तभी कोलिन उसके पजामे को हटा अपने जीन्स के बेल्ट को खोलने लगता है तो नील अपने आंखों को खोल कोलिन की तरफ देखता है। वही कोलिन उसके आंखों में देखते हुए अपने चेन खोल उसके करीब जा उसे पलट उसके कमर को पकड़ अपने मन में कहता है, ये रात तुम्हें आगे बहुत तकलीफ पहुंचाने वाला है नील। अपने मन में इतना कहने के बाद वो सेट कर अंदर प्रवेश करता है तो नील की जुबान से सिसकियां निकलने लगती है। वही नील की सिसकियों को सुन कोलिन अपने हाथ उसके सीने में ले जा उसके सीने पर अपने हाथ उसकी सेंसिटिव हिस्सा पर फेरते हुए अपने स्पीड को फास्ट कर रहा होता है। वही नील की आंखें बंद हो जाती है और वो उस एहसास को महसूस कर रहा होता है, साथ ही उसकी मधोश से भरी सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही होती है। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध भी खिड़की के पास खड़ा हो सिगरेट के कस लेते हुए मोक्ष के बारे में सोच रहा होता है। फिर सिगरेट को बुझा अपने बेड पर जा लेट जाता है पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थे। धीरे धीरे 1.5 घंटे पार हो जाते हैं और कोलिन नील से दूर हो बिना कुछ कहे जाने लगता है तो नील मुड़ कोलिन को जाता देखने लगता है। ऐसे करीब आकर अनजान की तरह कोलिन को जाता देख नील को तकलीफ हो रहा होता है। कोलिन अपने रूम में जा बाथरूम के अंदर जाता है और सावर के पास जा खड़ा हो जाता है और अपने आंखों को बंद कर कहता है, अब तुम्हें बस तकलीफ ही मिलेगा। खुद में इतना कह वो सावर ले बाथरोब पहन बाहर आता है और अपने बालों को सुखा बेड पर लेट जाता है। वही दूसरी तरफ इंडिया में आदित्य का बात खत्म हो जाता है और वो जा चुका होता है और रूही को भी विक्रांत ड्राइवर के साथ भेज देता है।
अब सिर्फ विक्रांत और अनाया थे। अनाया खामोशी के साथ बैठी होती है, तभी विक्रांत उसके लिए अपने हाथ से कोल्ड कॉफी बनाकर लाता है और उसके तरफ बढ़ा देता है तो मुस्कुराते हुए एक ले लेती है और पीने लगती है। वही विक्रांत अनाया को बस प्यार से देखते हुए उसके बाल जो बार बार कान से निकल गालों को छूने लगते हैं उसे प्यार से विक्रांत कान के पीछे करने लगता है तो अनाया हैरानी से विक्रांत की तरफ देखने लगती है अपने बड़े बड़े नजरों से। तभी विक्रांत उसके आंखों में देखते हुए कहता है, जब भी मैं तुम्हें छूता हूं तो ऐसे क्यों देखती हो? इस सवाल को सुन अनाया अपनी नजरें झुका लेती है तो विक्रांत उसके हाथ से कप ले टेबल पर रख उसके हाथ को पकड़ अपने करीब करता है तो अनाया की धड़कनें तेज होने लगती है। तभी विक्रांत अनाया के चेहरे पर अपने हाथ रख उसके चेहरे को उठा उसके आंखों में देखता है तो अनाया अपनी पलकें उठाकर झपका देती है। अनाया के इस हरकत पर विक्रांत के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम शर्माती हुई बहुत प्यारी लगती हो। ये सुन अनाया अपनी नजरें उठा विक्रांत को देख अपने धीमे आवाज में कहती है, मैं शर्माती नहीं हूँ। अनाया के जवाब को सुन विक्रांत कहता है, अच्छा तो मुझे किस करो। किस का नाम सुनते ही अनाया का चेहरा गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लाल हो जाता है और वो उसके लाल चेहरे को देखते हुए प्यार से कहता है, करो किस। ये बात सुन अनाया विक्रांत के हाथ को हटा अपने कॉफी को वापस उठाने वाली थी पर विक्रांत उसके हाथ को पकड़ अपने बाहों में खींच उसके होंठों के अचानक करीब जा उसके होंठों को प्यार से किस करने लगता है। वही अनाया एक पल के लिए हैरान हो जाती है। वही विक्रांत उसके होंठों को किस करते हुए उसे सोफे पर लेटा देता है। वही विक्रांत के किस से अनाया सांस तक नहीं ले पा रही होती है और विक्रांत को जब यह एहसास होता है तो वो उसे किस करना बंद कर देता है। वही अनाया गहरी सांसें लेते हुए विक्रांत को बस देखने लगती है। तभी विक्रांत उसके माथे को प्यार से चूम लेता है तो अनाया की गहरी सांसें थमने लगती है। वही विक्रांत उसके आंखों में एक बार फिर देख कहता है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, पर मैं तुम्हें दर्द कभी नहीं देना चाहता हूँ। ये सुन अनाया के होंठों पर मुस्कान आ जाता है और वो विक्रांत के गाल पर अपने छोटे हाथ को रख प्यार से सहला कहती है, अगर ये दर्द अनाया लेना चाहे तो। अनाया के इस बात पर विक्रांत उसके आंखों में अपने मदहोशी से भरे नजर के साथ देखते हुए कहता है, तुम्हारी इजाजत मुझे गलत करने पर मजबूर कर रहा है, पर मैं मजबूर नहीं होऊंगा, क्योंकि जब तक मैं इस रिश्ते को नाम ना दे दूं मैं कभी भी हदें पार नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खास हो और मैं हम दोनों के बीच होने वाले हर एक मूवमेंट को बहुत खास बनाना चाहता हूँ। विक्रांत की बातें अनाया के दिल में बस रही थी। तभी विक्रांत उसके माथे को एक बार फिर प्यार से चूम उठ जाता है और उसे भी उठा कप को टेबल से उठा अनाया की तरफ बढ़ा देता है तो अनाया उसे ले लेती है। तभी विक्रांत आदित्य के बातों को सोचते हुए सवाल करता है, फ्यूचर में अगर तुम्हें मुझे और अपने फैमिली में किसी एक को चुनना होगा तो किसे चुनोगी? विक्रांत के इस सवाल को सुन अनाया कॉफी पीना बंद कर देती है और वो खामोश हो जाती है। वही विक्रांत जब अनाया को खामोश देखता है तो कहता है, जवाब कुछ भी हो मुझे बता सकती हो। विक्रांत के इस बात पर अनाया विक्रांत की तरफ देखती है और अपने मीठे आवाज में पर उदासी के साथ कहती है, मेरे लिए आप मेरी फैमिली दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? अनाया का ये जवाब सुन विक्रांत कहता है, मान लो तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं की तो? विक्रांत का ये सवाल सुन अनाया कहती है, मैं उन्हें मनाऊंगी, उन्हें भरोसा दिलाऊंगी। अनाया के इस बात को सुन विक्रांत उसके सिर पर अपने हाथ को रख प्यार से सहलाते हुए कहता है, ओके, अब इन बातों को मत सोचो और कॉफी खत्म करो। ये सुन अनाया एक पल के लिए विक्रांत को देखती है तो विक्रांत मुस्कुरा देता है तो अनाया भी उसे मुस्कुराता देख मुस्कुरा देती है, फिर कॉफी पीने लगती है। वही विक्रांत बस उसे देखने लगता है। दूसरी तरफ रचना दोनों के साथ पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसका फोन बजने लगता है तो रचना अपने फोन को उठा विहान का नाम देखती है तो उसके चेहरे पर उदासी छा जाता है। रचना के चेहरे पर आए उदासी को जय और माही देख लिए थे, पर फिर भी रचना अपने होंठों पर मुस्कान ला कहती है, मैं आती हूँ। इतना कहने के बाद वो साइड में चली जाती है। फिर विहान की कॉल को उठा अपने कान से लगा कहती है, हाँ। तो विहान कहता है, मैं बाहर हूँ। ये सुन रचना कहती है, मैं जय माही के साथ स्टडी कर रही हूँ। जब रचना ये कहती है तो विहान कहता है, ठीक है तो मैं वही आ जाता हूँ। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है। वही रचना ये सुन हड़बड़ी के साथ रूम से बाहर जाने लगती है तो माही और जय रचना के इस हरकत को देखने लगते हैं। वही विहान आ दरवाजा नॉक करता है तो विराज जो बाहर ही जा रहा था वो दरवाजे के पास आ दरवाजा खोल देता है। सामने विहान को देख विराज अपने मन में कहता है, ये तो विहान है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? वो अपने मन में सवाल कर विहान से सवाल करने वाला था पर रचना आ जाती है और कहती है, भैया ये विहान है।
ये सुन विराज रचना को देखता है, वही रचना को समझ नहीं आ रहा था कैसे एक्सप्लेन करे। तभी विहान मुस्कुरा कर कहता है, हेलो, मैं रचना का फ्यूचर हस्बैंड हूँ। ये सुन विराज हैरान था। वही विहान रचना का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगता है तो विराज कुछ नहीं कहता है। वही विहान रचना को अपने साथ कार के पास ला उसके लिए कार का दरवाजा खोल देता है तो रचना कहती है, जब मैं आपको हाँकी थी तब मेरे मन में आपकी छवि बहुत अलग थी, पर आपके साथ रहकर पता चल रहा है जो छवि मैं आपका बनाई थी वो गलत था। अपने बात को कहने के बाद वो कार के अंदर बैठ जाती है। वही रचना की बातें विहान को तकलीफ पहुंचा रही थी, पर वो अपना पूरा वक्त रचना को देना चाहता था ताकि उसके दिमाग से ये बात हट जाए कि वो किसी और को भी अपने लाइफ में जगह दिया है। वो कार के दूसरे तरफ जा ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर देता है और कार में खामोशी महसूस कर मोक्ष का गया गाना प्ले कर देता है। मोक्ष के आवाज को सुन रचना को पुराने दिन याद आने लगते हैं और उसके होंठों पर उन दिनों को याद करते हुए मुस्कान छा जाता है। वही विहान रचना के होंठों पर मुस्कान देखता है तो उसे सुकून मिलता है और वो अपने मन में कहता है, अचानक से तुम्हें हो क्या गया है रचना। अपने मन में ये सवाल कर वो आगे की तरफ देखकर ड्राइविंग पर ध्यान देने लगता है। कुछ वक्त के बाद कार विहान अपने मेंशन के पास रोकता है, फिर वो कार से बाहर निकल जाता है तो उसके साथ रचना भी कार से बाहर आ जाती है। फिर विहान रचना के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ता है तो रचना अपने हाथ को झटकने वाली होती है, पर विहान उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लेता है और उसे अपने साथ मेंशन के अंदर ले जाता है। मेंशन के अंदर आने के बाद विहान अपने रूम रचना को ले जाता है और रूम का अंदर आ दरवाजा बंद कर देता है तो रचना का दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो अपने घबराए आवाज में सवाल करती है, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? रचना की बातों को सुन विहान उसे हैरानी से भरे नज़र से देख कहता है, रचना, तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचने लगी हूँ? मैं कोई जानवर नहीं हूँ जो तुम्हें अपने साथ रूम लाया हूँ, तो मेरे दिमाग में तुम्हारे साथ कुछ करने का ही थिंकिंग होगा। ये सुन रचना विहान का तरफ देखती है। वही विहान गुस्से में टेबल के पास जा एक बुक उठा रचना की तरफ बढ़ा कहता है, तुम्हें इस रूम में क्या क्या चेंजेस चाहिए इसे देख बता दो, मैं करवा दूंगा। विहान की बातों को सुन रचना विहान की तरफ देखती है और उसे अपने कहे बातों पर बहुत अफसोस होता है। फिर वो अपने धीमे आवाज में कहती है, सब ठीक है, मुझे कुछ चेंजेस नहीं करवाना है। ये सुन विहान रचना का हाथ पकड़ अपने साथ बेड पर ला उसे बैठा खुद घुटने के बल जमीन पर बैठ रचना का हाथ थाम लेता है तो रचना विहान के आंखों में देखती है। तभी विहान कहता है, मुझे अब भी याद है जब तुम कही थी तुम्हें बिल्कुल प्रिंसेस की तरह रूम पसंद है, फिर आज मना क्यों कर रही हो? ये सुन रचना कुछ कह नहीं पाती है। तभी विहान रचना के हाथ को प्यार से चूम कहता है, मैं जैस्मीन के साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ रचना, चाहो तो मैं उसे कॉल कर अभी पूछवा सकता हूँ या फिर मैं उसे मिलाने तुम्हें ले जाऊंगा। ये सब बातें सुन रचना रोने लगती है तो विहान उठ उसे अपने बाहों में भर बैठ जाता है और कहने को होता है, क्यों रो रही हो? पर तभी रचना कहने लगती है, मुझे कुछ नहीं जानना है। ये सुन रचना को विहान खुद से दूर कर उसके बहते आंसू पोंछ कहता है, रचना रोना बंद करो, मैं तुम्हें अपना इनोसेंस प्रूफ कर रहा हूँ ना। ये सुन रचना रोना बंद कर कहती है, ओके, तो अभी उसे कॉल कर स्पीकर में मेरे सामने बात करो। ये सुन विहान कहता है, ओके। फिर विहान कॉल कर देता है तो जैस्मीन कॉल नहीं उठाती है, जबकि फ़ोन जैस्मीन के हाथ में था। वो विहान की कॉल को आता देख कहती है, मैं तुम्हारे और रचना के बीच कुछ ठीक नहीं होने दूंगी। इतना कहने के बाद वो शैतानी मुस्कान के साथ बस अपने फ़ोन को देखती रहती है। जैस्मीन पहले ही विहान के मेंशन में काम करने वाली एक सर्वेंट को खरीद ली है और विहान से कब रचना मिलने आती है, क्या हुआ, वो सब जैस्मीन को वो बता दिया करती थी। अभी रचना के साथ फ़ोन पर विहान उसे कॉल कर रहा है तो जरूर विहान अपना इनोसेंस ही प्रूफ करेगा रचना को। जब जैस्मीन कॉल नहीं उठा रही थी तो इरिटेट हो विहान कॉल कट कर रचना के तरफ देखता है। तभी रचना बेड से उतर अपने उदासी से भरे आवाज में कहती है, मुझे घर जाना है। ये बात सुन विहान एक गहरी सांस भर अपने आप को शांत होते हुए कहता है, मैं तुम्हें इससे मिलवाने ले जाता हूँ। ये सुन रचना कहती है, जरूरत नहीं है, मुझे बस घर जाना है। ये सुन विहान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो रचना का बाजू को पकड़ अपने करीब कर कहता है, ये भी तुम्हारा ही घर है। इस बात पर रचना विहान को देखती है। तभी विहान अपने दोनों हाथों को रचना के गाल पर ले जा अपने हाथ में भर कहता है, रचना, मेरा प्यार तुम्हारे लिए झूठा नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ और पास्ट में जो थी वो थी, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। विहान के इस बात पर रचना कहती है, मैं आप पर यकीन कर लूंगी, लेकिन मुझे अभी यहाँ से जाना है। रचना के जाने का जिद सुन विहान को गुस्सा दिला रहा होता है।
पर वो रचना को अपने बाहों में भर अपने गुस्से को शांत करने लगता है। तभी रचना बुद्ध बनकर खड़ी थी। वही विहान का गुस्सा रचना को अपने बाहों में लेते हुए आंसू में बदल गया था और उसके आंखों से आंसू आने लगता है और वो अपने दर्द से भरे आवाज में कहता है, आज से पहले मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ है। मैं तुम्हारे बिना बहुत अधूरा हूँ। तुम्हारे आने से पता चला प्यार होता क्या है। विहान के इस बात को सुन रचना का दिल धड़कने लगता था और विहान के आंसू जब उसके बैग को भीगा रहा था तो रचना का मन बहुत विचलित होने लगता है और वो कहती है, मुझे यकीन है आप पर। ये सुन विहान झट से उससे दूर हो अपने हाथ उसके कंधे पर रख रचना के आंखों में देखने लगता है। तभी रचना कहती है, मुझे यकीन है आप पर। ये दोबारा सुनते ही विहान रचना को अपने गोद में उठा लेता है और उसे मुस्कुराते हुए गोल गोल घुमाने लगता है। वही रचना को समझ नहीं आ रहा होता है कुछ, पर विहान को खुश देख उसके होंठों पर मुस्कान आ जाता है। वही विहान उसे गोल गोल घुमाना बंद कर उसके माथे को प्यार से चूम कहता है, तुमने ये कहकर मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी हो, पर मैं फिर भी तुम्हें जैस्मीन के मुंह से कबूल करवाऊंगा कि हम दोनों के बीच वैसा कोई रिलेशन नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। इतना कहने के बाद वो वापस रचना के माथे को प्यार से चूम लेता है। फिर उसे गोद में उठाए बाहर ले जाने लगता है तो रचना थोड़ा हिचकिचाते हुए सवाल करती है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। इस सवाल को सुन विहान कहता है, तुमने ही कहा था तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। ये सुन रचना कहती है, आप मुझे नीचे उतार दीजिए, सभी देखेंगे तो क्या सोचेंगे। इस बात को सुन विहान कहता है, कुछ नहीं सोचेंगे। ये कह उसके आंखों में देखते हुए वो बस ले जाने लगता है। वही दूसरी तरफ अमेरिका में सुबह का 5 हो रहा था और अनिरुद्ध को नींद नहीं आ रहा था, इसलिए वो सुबह सुबह जॉगिंग पर निकल गया। फिर दौड़ने लगा था और अपने आप को थका रहा होता है। करीबन 1 घंटे तक दौड़ने के बाद वो रुक जाता है, फिर गहरी सांसें भरने लगता है। तभी उसे ऐसा एहसास होता है मानो उसके पर कोई नजर रखा हो। तो वो अपने चारों तरफ देखता है पर कोई नहीं होता है। तो वो वापस वहां से दौड़ते हुए ही जाने लगता है। फिर अपने मेंशन रूम में जा अनिरुद्ध बाथरूम चला जाता है और सवार ले अपने कमर पर तौलिया लपेट बाहर आ अपने गीले बालों को सुखाने लगता है। वही दूसरी तरफ बेड पर मन्ना सोया हुआ था और उसके बगल में एक प्यारा सा क्यूट लड़का सोया था। तभी उसका फोन बजता है तो मनन का नींद खुलता है और वो अपने फोन को उठा अपने कान से लगा गुस्से में कहता है, क्या हुआ। सवाल सुन उधर से वो आदमी ग्रिड करता है और उसे बताने लगता है, मोक्ष से रिलेटेड। तभी मन्ना कहता है, मोक्ष जैसे ही अकेला दिखे उसे किडनैप कर लो। इतना कहने के बाद कॉल कट कर देता है। वही उसके बगल में लेटे लड़के का भी नींद खुल जाता है। वही मनन पैर फैला बैठ जाता है। तभी वो लड़का मनन के करीब जा उसके शरीर को किस करते हुए कहता है, ये मोक्ष कौन है। जब लड़का सवाल करता है तो मनन उसके बाल पकड़ खुद से दूर कर उसके आंखों में कठोरता से देख कोड आवाज में कहता है, जिस काम के लिए यहाँ हो बस उससे मतलब रखो। इतना कहने के बाद उसे बेड पर धकेल देता है और पीछे पलट उसके गर्दन पर अपने हाथ को रख उसके करीब जा उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। वही दूसरी तरफ मोक्ष फ्रेश हो रेडी हो जाता है। फिर बाहर आता है तो देखता है अभी तक कोई नहीं आया है। तो वो हॉल के सोफे पर जा बैठ वेट करने लगता है सबके आने का। तभी एक एक कर वो चारों भी आ जाते हैं। नील कोलिन को देखता है पर कोलिन अपने फोन में देख रहा होता है। रात बिताने के बाद कोलिन जिस तरीके से उसे इग्नोर कर रहा था उससे नील को बहुत दर्द महसूस होने लगा था अपने दिल में। वही बिल्डिंग के सभी आर्टिस्ट भी आ जाते हैं। फिर सभी नाश्ता के लिए चले जाते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। कुछ वक्त के बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। ये पांचों वेन में होते हैं पर वेन में भी कोलिन हेडफोन लगा अपने आंखों को बंद किए हुए था, एक बार भी नील को नहीं देखता है। वही मोक्ष विंडो से बाहर देख रहा होता है। तभी उसका नजर रियर व्यू मिरर से एक काले कार पर जाता है। ये कार को काफी देर से मोक्ष नोटिस कर रहा होता है। कुछ वक्त बाद वेन एजेंसी के अंदर जाने लगता है तो वो कार आगे बढ़ जाता है। ये देख मोक्ष अपने मन में कहता है, क्या कोई हमारा पीछा कर रहा है। खुद में वो ये सवाल कर रहा था। वही कार वेन अंदर आ रुक जाता है। फिर पांचों बाहर आने लगते हैं। बाहर आने के बाद पांचों अंदर चला जाते हैं। तभी कोलिन के पास वही लड़की आती है तो कोलिन रुक जाता है। वही नील दोनों को देखने लगता है। तभी कोलिन लड़की की कमर पर अपना हाथ रखता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। ये देख नील को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वही नील को कोलिन की तरफ देखता पा मोक्ष उसके पास आ उसके हाथ को पकड़ लेता है तो नील का ध्यान कोलिन से हट मोक्ष पर आ जाता है। तभी मोक्ष सवाल करता है, क्या हुआ, तुम कोलिन को क्यों देख रहे हो। इस सवाल को सुन मोक्ष को समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दे। वो मोक्ष के आंखों में देखता है फिर निराशा से भरी आवाज में कहता है, कुछ नहीं। फिर मोक्ष को अपने साथ ले जाने लगता है। कुछ वक्त के बाद दोनों एक रूम में आ जाते हैं। फिर अपने काम में लग जाते हैं पर नील का काम में जरा भी मन नहीं लग रहा होता है।
करीबन 15 मिनट पार हो जाता है तो नील खड़ा हो मोक्ष से कहता है, मैं आता हूँ। इतना कहने के बाद वो वहां से जाने लगता है तो मोक्ष उसे जाता देख अपने मन में कहता है, इसे हुआ क्या है। इस सवाल को अपने मन में कहने के बाद वो अपने काम में वापस फोकस करने लगता है। वही नील कोलिन को ढूंढते हुए उस रूम के पास पहुंच जाता है जहां कोलिन उसी लड़की के साथ था। थोड़े खुले दरवाजे से लड़की का आवाज आता है जिसमें वो कोलिन का नाम ली होती है। कोलिन का नाम सुनते ही नील का आगे बढ़ते कदम रुक जाता है और वो उस थोड़े खुले दरवाजे की तरफ देखता है। कोलिन के गोद में वो लड़की बैठी थी और कोलिन का हाथ उसकी कमर के थोड़ा नीचे था और लड़की उसकी गर्दन को किस किए जा रही होती है। ये नज़ारा देख नील को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में दरवाजा पूरा खोल देता है तो कोलिन नील की तरफ देखता है पर उसके एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया था। वही लड़की किस करना बंद कर दी थी पर वो अब भी गोद में ही थी। तभी नील उसके पास आता है तो कोलिन लड़की से कहता है, आई सी यू लेटर। ये सुन लड़की को समझ आ जाता है कि कोलिन उसे जाने को कह रहा है तो वो कोलिन की गोद से उठ नील की तरफ अपने चिढ़े नज़र से देखती है फिर जाने लगती है। लड़की के जाने के बाद नील गुस्से में कोलिन को घूर कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। नील के सवाल पर कोलिन अपने कैजुअल आवाज में सवाल करता है, मैं क्या किया। इस सवाल को सुन नील को और गुस्सा आने लगता है और वो इरिटेट हो गुस्से में कहता है, तुम कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। कल तुमने मुझे प्यार का इजहार किया, मेरे करीब आए और आज किसी और लड़की के करीब। नील के बातों को सुन कोलिन खड़ा हो अपने कोल्ड आवाज में ही जवाब देता है, एक बार तुम्हें इस्तेमाल करने के बाद मैं तुमसे बोर हो गया। अपने बात को रूड तरीके से बोलने की बाद वो जाने लगता है। वही कोलिन के इस बात को सुन नील का दिल छल्ली हो जाता है और उसके आंखों में आंसू भर आंखों से बाहर निकलने लगता है। फिर नील कंपनी के टेरेस पर चला जाता है और कोने में बैठ रोने लगता है। तभी उसके सामने अनिरुद्ध खड़ा होता है और नील के रोने का आवाज सुन अपने हमेशा होने वाला शरद आवाज में ही सवाल करता है, तुम रो क्यों रहे हो। इस सवाल को सुन नील अपने चेहरे को उठा अनिरुद्ध की तरफ देखता है और अपने आंसू पोंछ खड़ा होने को था तो अनिरुद्ध से बैठे रहने का इशारा कर खुद भी बैठ जाता है और सवाल करता है, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। अनिरुद्ध यहाँ का बॉस था पर उसके साथ ऐसे नॉर्मल हो बातें कर रहा था तो ये देख नील भी अपने दुख को छिपा ना सका और वो कह पड़ा, कोई है जो मुझे आकर प्यार का अजहर किया और मैं भी उससे प्यार करता था, पर जैसे ही मैं प्यार को एक्सेप्ट किया तो वो मुझे ये कह दिया कि वो मुझसे बोर हो गया है, जबकि प्यार का अजहर किए बस एक दिन ही हुआ है। नील के बातों को सुन एक गहरी सांस भर अनिरुद्ध कहता है, शायद कोई रीजन हो। अनिरुद्ध की बातों को सुन नील अनिरुद्ध की तरफ देखता है और कहता है, पर कैसा रीजन हो सकता है। इस सवाल को सुन अनिरुद्ध कहता है, मुझे ही तो नहीं पता है, पर कोई एक दिन में ही बदल जाए, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। ये सुन नील कहता है, तो क्या वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं और मैं रीजन कैसे पता करूंगा। नील के सवालों को सुन अनिरुद्ध कुछ सोचते हुए कहता है, तुम उसे इग्नोर करो, अगर प्यार होगा तो उसे तुम्हारे इग्नोरेंस से फर्क पड़ेगा, पर प्यार नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनिरुद्ध का ये बात तो सही लग रहा था नील को, वो अपने आंसू पोंछ कहता है, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहने के बाद वो कुछ सोचने लगता है तभी अनिरुद्ध उसके कंधे पर अपने हाथ थपथपाते हुए कहता है, ऐसे रोने की जरूरत नहीं है, हर सिचुएशन को फेस करने का एबिलिटी अपने अंदर लाओ। ये सुन नील अनिरुद्ध को देखने लगता है और कहता है, हाँ वैसे मोक्ष आपसे अब भी बहुत प्यार करता है। ये बात सुन अनिरुद्ध नील को हैरानी से भरे नज़र से देखता है तभी नील कहता है, मुझे मोक्ष ने सब कुछ बता दिया था। ये बात जान अनिरुद्ध खड़ा हो कहता है, मैं यहाँ अपने प्यार को वापस अपना बनाने ही आया हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। वही नील अनिरुद्ध को जाता हुआ देखने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। शाम का वक्त हो चुका था और पांचों को साथ कॉन्सर्ट में जाना था और अपना परफॉर्मेंस देना था। एक ही वेन में पांचों बैठे होते हैं। नील कोलिन को इग्नोर कर पहले की तरह मोक्ष से बातें करते हुए जा रहा होता है। वही नील को नॉर्मल होता देख कोलिन अपने गुस्से से भरे नज़र से नील को देखता है। ऐसे ही ये रास्ता पार हो जाता है और पांचों निकल जाता है। फिर कॉन्सर्ट के लिए स्टेज पर चला जाता है और कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाता है। कुछ देर के बाद गाना खत्म हो जाता है और सभी चिल्लाने लगते हैं, वन मोर वन मोर। फिर कई ऑटोग्राफ भी ले रहे होते हैं। फिर वो पांचों अंदर चले जाते हैं। फिर कोलिन अपने लिए ड्रिंक मंगवाता है और एक लड़की उसके पास आ उसके गोद में बैठती है। वही ग्रुप के 2 और लड़के ड्रिंक और कुछ लड़कियों के साथ लगे थे नील और मोक्ष को छोड़कर। वही वो लड़की कोलिन के गोद में बैठ जाती है और ड्रिंक भी आ जाता है तो उसे ले। ड्रिंक पीते हुए लड़की की जान पर अपने हाथ फेरता हुआ उससे बातें कर रहा था। ये मोक्ष के लिए नया नहीं था, ना ही नील के लिए, पर नील के साथ जो कोलिन कर रहा था उससे नील को बहुत तकलीफ महसूस हो रहा होता है।
वही लड़की के हाथ सेडिक्टिवली कोलिन के सीने पर चलने लगता है। वही कोलिन अपने हाथ को उसकी स्कर्ट के अंदर डालने लगता है। वही नील का नजर बार बार उधर चला जाता है। तभी कोलिन नील की तरफ देखता है और अपने हाथ से सेंशुअल टच लड़की को देता है, तो लड़की अपने हाथ को कोलिन के टी शर्ट पर मजबूत कर देती है और कहती है, डू यू इंटेंड टू डू एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। लड़की के बातों को सुन कोलिन अपने दूसरे हाथ लड़की के बालों के अंदर डाल उसके चेहरे को अपने तरफ कर नील को देखते हुए उसके होंठों को अपने करीब कर कहता है, इज देयर एनी प्रॉब्लम। लड़की भी नो कह देती है, तो कोलिन उसके होंठों को किस करने लगता है, जिसे देख नील से रहा नहीं जाता है और ड्रिंक करने लगता है। फिर उसका नजर मैनेजर पर जाता है जो शांति से बैठा था। उसके पास जा नील उसके कॉलर को पकड़ता है और उसके होंठों के करीब जा उसे किस करने लगता है। तो मोक्ष वो दोनों रुक जाते हैं और हैरानी से देखने लगते हैं। वही कोलिन भी रुक हैरानी से नील की तरफ देखने लगता है और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। वही नील किस करने के बाद उससे दूर हुआ और अपने धुंधली नशे से भरी नज़र के साथ मैनेजर को देखने के बाद वो बेहोश होने को था। वही मैनेजर हैरान था और एक तक नील को देखे जा रहा था। जब वो देखता है नील बेहोश होने वाला है तो वो अपने हैरानी से बाहर आ झट से खड़ा हो नील को थाम लेता है। वही नील को अपने बाहों में लेने के बाद मैनेजर अपने लाल चेहरे के साथ सभी को देखता है। वही कोलिन गुस्से से भरे नज़र से दोनों को देख रहा होता है और मोक्ष भागते हुए वहां आता है। फिर हड़बड़ा कर कहता है, सर इट सीम्स नील हैज हैड टू मच टू ड्रिंक, दैट इज व्हाई ही। अधूरे शब्द कह वो रुक जाता है, तो मैनेजर जल्दी से अपने होश में आ कहता है, यू आर सेइंग इट राइट। इतना कहने के बाद वो नील को वहां से ले जाने लगता है। वही मोक्ष भी साथ जाने लगता है। तभी लड़की कोलिन से कहती है, हाउ कैन ही किस अ बॉय व्हेन ही इज ड्रंक। लड़की के बातों को सुन कोलिन कठोरता से लड़की को देखता है, फिर गुस्से में उसके गाल पर हाथ रख अपने उंगलियों को मजबूत करता है। तो लड़की हैरानी से उसे देख मुश्किल से कहती है, व्हाट आर यू डूइंग। इस सवाल को सुन कोलिन को होश आता है और वो अपने उंगलियों को ढीला कर कहता है, नथिंग, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ एनीमोर। इतना कहने के बाद उसे अपने साथ वहां से ले जाने लगता है। वही के रूम में आने के बाद कोलिन बेड पर पैर फैला बैठ जाता है और जो किस नील मैनेजर को किया था वो सोचे जा रहा होता है। वही लड़की उसके करीब जा उसके शर्ट के बटन को खोल उसके शरीर में किस करने लगती है, फिर नीचे आ बेल्ट खोलने लगती है। तभी लड़की कोलिन की तरफ देखती है। उसके पर ध्यान ना होता देख लड़की कहती है, आई डोंट थिंक यू आर इवन इंटरेस्टेड इन मी। ये सुन कोलिन लड़की की तरफ देखता है पर कुछ कह नहीं पाता, बस लड़की से दूर हो अपने कपड़े ठीक करते हुए कहता है, आई थिंक सो टू। इतना कहने के बाद वो उठ जाने लगता है। वही दूसरी तरफ मोक्ष, नील और मैनेजर बस कार में थे और साथ में कोई गार्ड्स या कुछ नहीं। तभी वो आदमी जो पीछा कर रहा था वो मनन को कॉल करता है। मनन अपने हॉल के सोफे पर बैठा था और जमीन पर घुटने के बल एक लड़का जो मनन को सेटिस्फाई कर रहा होता है। तभी उसका फ़ोन बजता है तो वो अपने फ़ोन को निकाल कॉल अटेंड कर लेता है।